friends, let us now start with accounting standard number 20 in your marathon revision session of CA Inter accounting standards from paper 1, that is advanced accounting। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के मैराथन रिवीजन के साथ AS 20, जिसको आप लोग जानते हो अर्निंग्स पर शेयर EPS, राइट। तो सबसे पहले ये चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं सर? ये चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे एक EPS को कैलकुलेट किया जाता है। हाउ टू डिटरमाइन EPS इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो EPS आप जानते हैं एक रेशियो है, करेक्ट, एक फॉर्मूला है विच इज समथिंग अपॉन समथिंग, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये चैप्टर जो है ना, ये आपको बताएगा कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए। और EPS जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी कंपनी के मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। तो अगर आपको किसी कंपनी की वैल्यूएशन करनी है या फिर उसका डिटरमाइन करना है कि मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, करेक्ट, तो उसके लिए EPS बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करता है। तो आपने ये इनफेमस फॉर्मूला के बारे में तो सीखा ही होगा कि योर EPS, योर PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इज MPS अपॉन EPS, करेक्ट। और इसी फॉर्मूला को अगर आप फर्दर यूज करोगे तो MPS मार्केट प्राइस बन जाएगा PE मल्टीप्लाइड बाय EPS, करेक्ट। तो किसी भी कंपनी के मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए ना EPS बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके ऊपर बनाया गया, so that every company calculates the EPS in a uniform manner and by applying the same rules and same principles, and that is the reason why accounting standard 20 बनाया गया EPS, करेक्ट। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने के लिए जब हम EPS की बात करते हैं तो यू विल बी लर्निंग टू टाइप्स ऑफ EPS ओवर हियर। ये आपको सबको पता ही होगा, बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS, करेक्ट। तो अगर आपकी कंपनी का एक्चुअल EPS, ओरिजिनल EPS अगर आपको पता करना है तो एक्चुअल EPS इज ऑलवेज द बेसिक EPS, और डाइल्यूटेड EPS है ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन है, डाइल्यूशन इफेक्ट अपने बेसिक EPS पे शो करने के लिए। तो अगर आपके कंपनी का कुछ बेसिक EPS है तो उस बेसिक EPS में आगे जाकर किस हद तक डाइल्यूशन हो सकता है, किस हद तक आपका EPS कम हो सकता है, वो डाइल्यूटेड EPS आपको बताएगा। तो डाइल्यूटेड EPS का कैलकुलेशन जो है वो काफी हद तक आपके बेसिक EPS से ही मेलजोल रखता है, सिमिलर रखता है। तो डाइल्यूटेड EPS को हम थोड़ी देर बाद कवर अप करेंगे, पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक EPS से। तो सर ये जो बेसिक EPS है इसका क्या फॉर्मूला है? सर इसका फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, इट इज नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जिसको आप लोग शॉर्ट में वेन्स के नाम से जानते हो, करेक्ट। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इंस्टीट्यूट इज नॉट कीन ऑन आस्किंग यू पीपल टू कैलकुलेट द बेसिक EPS, rather they are more keen on asking you people to calculate the weighted average number of equity shares। क्योंकि देखिए नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर्स ये तो आपको मेजरली क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होता है, और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आप लोग ने ऑलरेडी फाइनल अकाउंट्स में सीखा हुआ है, करेक्ट। ये आप लोग ने FM में भी काफी बारी सीखा हुआ है, तो इसमें कोई मसला नहीं है सर, ये बहुत ईजी है, करेक्ट। मतलब अगर मैं इसको कैलकुलेट करना भी चाहूं तो इट इज दैट सिंपल। मतलब इफ आई स्टार्ट फॉर एग्जांपल विथ NPBT, ठीक है, अगर मैं NPBT से स्टार्ट करता हूं तो पहले मुझे यहां पर प्लस और माइनस करना पड़ेगा एडजस्टमेंट्स फॉर। तो याद है अपने AS5 में 3 आइटम्स एडजस्ट होते थे यहां से, राइट, उनको एडजस्ट करना है, दैट इज एक्सेप्शनल आइटम्स, एडजस्टमेंट्स फॉर एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, प्रायर पीरियड आइटम्स, करेक्ट। तो इन लोगों का पहले एडजस्टमेंट्स होता है, तो या तो ये प्लस या तो माइनस में इनका एडजस्टमेंट्स होगा। फिर इसके बाद आपको मिलेगा NPBT आफ्टर एडजस्टमेंट्स, याद आ रहा होगा आपको, करेक्ट। अब इसमें से आप लोग अपना टैक्सेशन पहले माइनस करो, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्सेस एंड डेफर्ड टैक्सेस जो भी है, करेक्ट। उसके बाद आपको मिलेगा
NPAT, फिर इसके बाद आप लोग सब्ट्रैक्ट करते हो अपना प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर फाइनली जो बचता है दैट इज NP अवेलेबल और एट्रीब्यूटेबल फॉर ESH, इक्विटी शेयर होल्डर्स। करेक्ट। तो ये तो 99.9% आपको क्वेश्चन में दिया होता है, और अगर नहीं दिया है तो इस तरह से आप इसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। करेक्ट। तो जो मेन इशू है दैट इज विद द वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो आई होप आप सबको पता ही है वेटेड एवरेज हम क्यों करते हैं। वेटेड एवरेज करने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि एक इक्विटी शेयर फॉर द करंट पीरियड जितना टाइम के लिए अवेलेबल था, जितना टाइम के लिए कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अवेलेबल था, उसको उतने ही टाइम का ईपीएस में राइट मिलना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई करंट ईयर में नए इक्विटी शेयर इशू किए, अब नए इक्विटी शेयर आप कैसे भी इशू कर सकते हो, मतलब आप कैश में इशू कर सकते हो, डिबेंचर या प्रेफरेंस को कन्वर्ट करते वक्त इशू कर सकते हो। करेक्ट। अपना किसी पुराना लोन को या फिर कोई क्रेडिटर को सेटल करने में आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। आपने एसेट्स खरीदा, उसके लिए आप शेयर्स इशू कर सकते हो। करेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस है जिसकी वजह से आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे। एमैलगमेशन हो गया तो यू हैव इशूड शेयर्स टू द सेलिंग कंपनी। करेक्ट। तो देयर आर n नंबर ऑफ वेज, बोनस है। करेक्ट। आप शेयर्स इशू कर सकते हो। तो व्हेन न्यू इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन द मार्केट, व्हेन न्यू इक्विटी शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी, करेक्ट, तो आपको वेटेड एवरेज का पॉइंट रेज होता है, बिकॉज दो शेयर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर फुल 12 मंथ्स, दे आर अवेलेबल फॉर अ शॉर्टर पीरियड। तो ऐसे केस में वेटेड एवरेज करना जरूरी है, क्योंकि सर देखिए कॉमन सेंस है, अगर मैं 12 महीने किसी शेयर को होल्ड किया हूं और आप समझो सिर्फ 9 महीने होल्ड किए हो, बट ईपीएस दोनों को सेम 12 महीने के प्रॉफिट का मिल रहा है, तो कहना इसे थोड़ी सी नाइंसाफी है यहां पर। सर डेफिनेटली है। करेक्ट। तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो 9 महीने का है ना, उसको 9 महीने के वेटेड एवरेज के हिसाब से उसको ईपीएस में राइट मिलना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके पास अगर 10,000 इक्विटी शेयर्स है, बट आपने उसको सिर्फ 9 मंथ्स होल्ड किया है, तो मेरे को वेटेड एवरेज करने के लिए 9/12 से मल्टीप्लाई करना है, एंड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ईपीएस यू विल बी कंसिडर्ड एज 7,500 इक्विटी शेयर्स। तो ईपीएस कैलकुलेट करते वक्त भी आप 7,500 शेयर्स होंगे, और आपको जब ईपीएस डिस्ट्रीब्यूट होगा, करेक्ट, मतलब आपके रिलेटेड जो प्रॉफिट अलग से निकाला जाएगा आपके लिए, वो भी सिर्फ 7,500 शेयर्स के लिए होगा। बट लॉजिकली यू आर होल्डर ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो ये वेटेड एवरेज आपको करना होता है। और वेटेड एवरेज में सबसे इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू नो, कि यू हैव टू कंसिडर द टाइम पीरियड फ्रॉम विच द इक्विटी शेयर्स आर अवेलेबल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने इशू ऑफ शेयर्स किया है फॉर कैश, तो जो डेट ऑफ कैश रिसीवेबल है उस दिन से आपको अपना शेयर्स आउटस्टैंडिंग कंसिडर करना है अप टू 31st ऑफ मार्च। वो हम लोग बोलते हैं ना सर, आईपीओ का लास्ट डे है 15 मई, और आपको अलॉटमेंट होगा 25 मई को, और कंपनी का लिस्टिंग होगा 1 जून को। तो 15 मई was the date of cash receivable by the company। तो 15 मई से लेकर 31st ऑफ मार्च 10.5/12 ये उसका वेटेड एवरेज रहेगा। तो ऐसे ही अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग ये कैलकुलेशंस आएगा, मतलब टाइम पीरियड का। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप लोग डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, तो डेट ऑफ कन्वर्जन। अगर आप किसी सर्विसेज आपने लिया है उसके बदले आप शेयर्स इशू कर रहे हो, तो इट इज डेट ऑफ सर्विस रेंडर्ड। करेक्ट। अगर आप बोनस इशू कर रहे हो, तो बोनस में आपको याद होगा कि बोनस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। रीजन, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स आपके पास फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से अवेलेबल था, तो आपने उस प्रॉफिट को ही बोनस में कन्वर्ट कर दिया। करेक्ट। तो बोनस भले आपने साल के बीच में कभी भी दिया हो, बट उसका वेटेड एवरेज हमेशा 1 अप्रैल से ही कंसिडर किया जाएगा। याद आ रहा है? देन यहां पर इंपॉर्टेंट है राइट इशू वगैरह, जो हम थोड़ी देर के बाद गो थ्रू करेंगे। बट राइट से अलावा भी पार्टली पेड अप शेयर्स, करेक्ट, और आपके डिफरेंट फेस वैल्यू इक्विटी शेयर्स, इसमें भी एक आपको इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करना होता है। इफ यू रिमेंबर, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फेस वैल्यू 10 रुपए के 10,000 शेयर्स है, और आपके पास फेस वैल्यू 5 रुपए के 20,000 शेयर्स है, तो आपको क्या करना है पता है? ये जो 5 रुपए फेस वैल्यू के 20,000 शेयर्स है ना, उसको 10 रुपए के इक्विवेलेंट नंबर्स में कन्वर्ट करना है। हमेशा एक लोअर फेस वैल्यू को हायर फेस वैल्यू के इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना होता है। सो लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास 20,000 शेयर्स है 5 रुपए वाले, करेक्ट। आपको इसे 10 रुपए वाले इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है। आप सिर्फ डिवाइड बाय 10 कीजिए,
So 20,000 into 5 is 1 lakh divided by 10. 10,000 equivalent shares of ₹10. तो कैपिटल वैल्यू आपका सेम ही रहता है और ये सेम कॉमन सेंस आपको अप्लाई करना है पार्टली पेड अप शेयर्स में। सर पार्टली पेड अप शेयर्स में कैसे? देखिए सर, कोई शेयर का अगर समझो फेस वैल्यू 10 है, बट उसका जो पेड अप वैल्यू है, पीवी पेड अप वैल्यू है, वो सिर्फ 6 रुपीज है। तो इनको ईपीएस में राइट सिर्फ 6 रुपीज तक का जो पेमेंट किया उतना ही मिलना चाहिए ना। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, समझो दीज आर 20,000 शेयर्स, करेक्ट। तो आपको क्या करना है, 20,000 शेयर्स जो 10 रुपए वाले हैं उनको इक्विवेलेंट शेयर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपने 20,000 शेयर्स के लिए सिर्फ 6 रुपया पे किया, करेक्ट। तो कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फुली पेड 10 रुपीज। तो मतलब आपको क्या करना है, 20,000 इंटू 6, 1,20,000 का पेमेंट आया, इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, सो दिस विल बिकम 12,000 इक्विवेलेंट शेयर्स ऑफ 10 रुपीज फुली पेड अप। तो ये एक सिंपल एडजस्टमेंट है जो आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स एंड डिफरेंट फेस वैल्यू, करेक्ट। बाकी इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, राइट। तो मेन आपको जो कैलकुलेशन आएगा वो वेन्स के रिलेटेड ही आने वाला है। तो एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको कराता हूं वेन्स का, जिससे आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगी, करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, जिसमें मैं 2-3 अलग अलग सिचुएशंस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज एग्जांपल on calculation of weighted average number of equity shares, करेक्ट। तो ध्यान दीजिए, से 1 अप्रैल 2023 को आपके पास 1 लाख शेयर्स है ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप, ठीक है। And on 1st April 2023 you also have 1,50,000 shares of ₹5 each fully paid up। मतलब आपके पास 5 रुपए वाले शेयर भी है, आपके पास 10 रुपए वाले शेयर भी है, ठीक है। फिर 1 जुलाई 2023 को आपने बोनस शेयर्स दिया, बोनस शेयर्स इन रेशियो 1:2, correct, means it is 1 share for every 2 share held in the company। then उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को आपने 50,000 शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स इशूड ऑफ ₹10 ईच, ₹6 पेड अप। मतलब अभी तक सिर्फ 6 रुपए का पेमेंट आया है। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन बोलता है कि 1 फरवरी 2024 को फाइनल कॉल किया, फाइनल कॉल ऑफ ₹4 वॉज मेड, ठीक है, एंड पेड बाय 40,000 शेयर्स ओनली, राइट। मतलब बाकी के 10,000 शेयर्स ने पैसा दिया ही नहीं, उन्होंने कॉल्स इन एरियर्स कर दिया और आपको बोला गया है कैलकुलेट वेन्स, you have to calculate the weighted average number of shares। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ वेन्स, ठीक है। तो सर सबसे पहले इंपॉर्टेंटली आपको क्या समझना है कि जो 1 अप्रैल 2023 को आपके पास 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए फुली पेड अप है। तो सर जब 10 रुपए के शेयर है, फुली पेड अप है, तो इसमें आपको कोई इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स करने की जरूरत है ही नहीं, करेक्ट। तो यू कैन डायरेक्टली कंसीडर 1 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग फॉर फुल 12 months, so these will be considered as 1 lakh shares, करेक्ट। प्लस आपके पास सर 1,50,000 शेयर्स है, बट सर इसमें प्रॉब्लम है कि ये 5 रुपए वाले हैं, तो इसे आपको 10 रुपीज इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 रुपए के शेयर है, कन्वर्ट 10 रुपए में करना है, तो इंटू 5/10 इंटू 12/12 बिकॉज दे आर अवेलेबल फॉर फुल 12 months, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पूरा इनका वेटेड एवरेज है। सो दे विल बी 75,000 शेयर्स इक्विवेलेंट, करेक्ट। देन प्लस आप लोगों ने बोनस शेयर्स इशू किया है 1:2 के रेशियो में, करेक्ट। 1:2 के रेशियो में बोनस इशू हुआ है। तो सर जो मेरे 10 रुपए के शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स
इंटू 1/2, करेक्ट, ये उसका रेशियो हो गया। एंड नाउ बोनस दिया कभी है 1 जुलाई को, तो आप लोग बोलोगे सर 9 मंथ्स के लिए अवेलेबल है, नहीं, बोनस कभी भी दिया it is always to be considered weighted average for 12 months. Reason, it is capitalization of profits and profits are available from the first day of the year. तो bonus is also considered to be available from the first day of the year. तो into 12/12, करेक्ट। तो ये आपका 1 लाख शेयर्स का हिसाब क्लियर है। अब इसी में ही आपको एडअप करना है आपके 1,50,000 शेयर्स, करेक्ट, इसके ऊपर भी 1/2 बोनस दिया गया है, बट याद रखना है इसमें 5/10 करना है बिकॉज इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स भी निकालने हैं, करेक्ट, इंटू 12/12। तो लॉजिकली ये जो 1 लाख शेयर्स है इस पे आपको 50,000 बोनस शेयर्स आ गया और ये 50,000 आ गया और ये आ गया 37,500, करेक्ट, 37,500। तो ये मेरा बोनस का यहां पर सॉर्ट होता है, करेक्ट। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर प्लीज जरा प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। 1 अक्टूबर 2023 को 50,000 शेयर्स हमने इशू किया है जो कि 10 रुपए के है, बट उसमें 6 रुपया पेड अप है अभी तक, 6 रुपीज इज पेड अप। सो नाउ व्हाट यू गाइज हैव टू अंडरस्टैंड, लॉजिकली ये जो शेयर है ये 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग है, मतलब अपने को इसको वेटेड एवरेज में 6 मंथ्स के लिए कंसिडर करना है, बराबर है। बट मैं क्या करने वाला हूं, 6 मंथ्स कंसिडर करूंगा बट इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 4 महीना और 2 महीना। सर 4 महीना और 2 महीना, यस। देखिए 1 अक्टूबर से लेकर 31 जुलाई तक एक हिसाब है और 1 फरवरी ऑनवर्ड्स इसका हिसाब चेंज हो रहा है, मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 31 ऑफ जनवरी आई एम कंसिडरिंग देम एज पार्टली पेड अप, देन 1 फरवरी ऑनवर्ड्स सम ऑफ देम हैव बिकम फुली पेड अप एंड सम ऑफ देम आर स्टिल पार्टली पेड अप। सो आई विल डिवाइड माय कैलकुलेशन इनटू 2 पार्ट्स, correct, so that technically and mathematically both I am correct. So please focus over here guys. अपने पास टोटल 50,000 शेयर्स है, करेक्ट, ये हमने नया इशू किया, बट कहना इसे ये लोग पार्टली पेड अप है, सिर्फ 6 रुपए का पेमेंट आया, तो इसको पहले इक्विवेलेंट नंबर ऑफ 10 रुपीज में करना पड़ेगा, तो इंटू 6/10 करना पड़ेगा, करेक्ट। अब अक्टूबर से लेकर 31 ऑफ जनवरी 4 महीने तक ये लोग आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि फरवरी और मार्च में मैं वापस कैलकुलेशन वापस करूंगा 2 महीने का, बट उसमें क्या हो रहा है कि 50,000 में 40,000 फुली पेड अप हो गए और बाकी के जो 10,000 है वो अभी भी पार्टली पेड अप है। सो आई हैव डिवाइडेड माय कैलकुलेशन इनटू 2 पार्ट्स, 4 मंथ्स एंड 2 मंथ्स। सो दिस आई विल मल्टीप्लाई इनटू 4 मंथ्स, 4/12। सो इट इज 50,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, तो एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स आता है, बराबर है। बट अब आगे क्या हो रहा है, अब ये जो कैलकुलेशन है ये तो आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं मैं, ये आपने अक्टूबर टू जनवरी का कैलकुलेशन किया हुआ है, करेक्ट। अब जो मैं यहां पे कैलकुलेशन कर रहा हूं वो सिर्फ फेब और मार्च का कर रहा हूं, 2 महीने का, क्यों, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा फुली पेड अप हो चुका है। सो नाउ व्हाट आई विल डू कि जो मेरे 50,000 शेयर्स है उसमें से 40,000 शेयर्स एंड 10,000 शेयर्स, ऐसा 2 स्प्लिटिंग करेगा मैं, इधर एंड भी चाहिए तो लिख देता है, 40,000 और 10,000। ऐसा क्यों स्प्लिट किया, क्योंकि सर जो 40,000 शेयर्स है अब वो फुली पेड अप हो चुके हैं, तो सिंस दे हैव बिकम फुली पेड अप आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू शो एनी इक्विवेलेंट नंबर, क्योंकि देखिए लॉजिक क्या है कि पहले ये 6/10 थे, अब इसमें 4 रुपया और पेड अप हो गया, सो दे हैव बिकम 10/10, तो सर 10/10 दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना, समझ रहे हैं बात को। तो आई विल कंसिडर देम डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स। तो 40,000 शेयर्स हैव बिकम फुली पेड अप, देखो ये आपके 10,000 शेयर्स फुली पेड अप थे, तो इसको मैंने 10/10 से किया क्या, मल्टीप्लाई, जरूरत ही नहीं था ना, ये भी वैसा ही है। सो 40,000 शेयर्स हैव बिकम फुली पेड अप फॉर फरवरी एंड मार्च, ओनली 2 मंथ्स, तो 40,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, इट इज 6,666 शेयर्स, 67 नहीं करूंगा, 66 पे रहूंगा, करेक्ट। और ये जो 10,000 शेयर्स है ये लोग अभी भी पार्टली पेड, इनका पैसा अभी भी आया नहीं है, तो दे आर स्टिल इक्विवेलेंट 6/10 फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ 2/12। सो 10,000 divided by 2 into 2/12, so these are 833 shares. So now we'll take the total, 1 lakh plus 75,000 plus 50,000 plus 37,500 plus
10,000 plus 6,666 plus 833. So we get 2,79,999 shares. अगर आपने इसको 667 किया होता तो शायद राउंड ऑफ भी आ गया होता, बट मैं आई एम हैप्पी विद दिस. दिस इज माई वेन्स कैलकुलेशन, राइट. तो ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार कर लेना आप लोग, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू फॉर दी क्वेश्चन इफ एट ऑल इट कम्स इन एग्जाम. तो इसमें काफी कुछ कवर कर दिया है, ये आप लोग गो थ्रू कर लेना. तो इस तरह से आपका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है वो वर्कआउट किया जाता है, करेक्ट. अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं विथ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज रीस्टेटमेंट ऑफ ईपीएस. ये रीस्टेटमेंट एग्जैक्टली होता कब है? सो व्हाट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि अगर समझो आपने करंट ईयर में बोनस दिया है, करेक्ट, या तो फिर आपने स्टॉक का स्प्लिटिंग किया है, या तो फिर आपने कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स किया है. कंसोलिडेशन मतलब रिवर्स स्प्लिटिंग होता है. या तो फिर आपने करंट ईयर में राइट इशू किया हुआ है. तो इसमें क्या होता है पता है? इसमें आपके नंबर ऑफ शेयर्स में चेंजेस होते हैं, बट कंपनी के नेट एसेट्स के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता है. मतलब ना कोई कैश जनरेट होता है, करेक्ट, ना कोई कैश आउट होता है, ना इन होता है, कुछ नहीं होता है. खाली नंबर ऑफ शेयर्स में आगे पीछे हो जाता है. जैसे बोनस में आप फुकट के शेयर्स इशू कर देते हो. स्प्लिट में क्या होता है? एक शेयर स्प्लिट हो जाता है इनटू मे बी 4 और 5 शेयर्स. कंसोलिडेशन उल्टा है, 5 शेयर्स है उसको मर्ज करके एक शेयर बना दिया जाता है, दैट इज कंसोलिडेशन. देन सर बट राइट इशू में तो पैसे आते हैं ना. राइट इशू में पैसे आते हैं बट उतने नहीं आते जितना मार्केट के वैल्यू के हिसाब से. तो मार्केट वैल्यू से कम पैसा आता है. तो कम पैसा आने की वजह से आप ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर देते हो, राइट. मतलब देखिए कोई भी चीज अगर आप महंगी बेचो तो क्वांटिटी कम देना पड़ता है, बट वही अगर आपको वो चीज सस्ती बेचनी है और आपको एक एक्स अमाउंट कलेक्ट करना है तो आपको ज्यादा प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं. तो राइट में वही होता है कि राइट में आपका जो शेयर है वो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे इशू किया जाता है, जिसके वजह से यू लैंड अप इशूइंग मोर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. और ये मोर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स के चक्कर में ना देयर इज अ बोनस एलिमेंट इन राइट. तो सर मतलब सिर्फ इतना है कि अगर करंट ईयर में आपने इन चारों में से कुछ भी एक किया है तो इससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे बट नेट एसेट्स में फर्क नहीं पड़ेगा. एंड आपका जो करंट ईयर का ईपीएस होगा वो प्रीवियस पीरियड के साथ कंपेरेबल नहीं होगा. दिस विल करंट ईयर ईपीएस नॉट कंपेरेबल to EPS of previous periods. Obviously it will not be comparable क्योंकि पैरामीटर ही गलत हो जाएगा. क्योंकि करंट ईयर में आपके नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो गए, लास्ट ईयर में आपके वो नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल ही नहीं थे, तो ईपीएस में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने मिल जाएगा. तो इसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है मालूम है कि आप करंट ईयर का ईपीएस तो ऑब्वियसली करंट ईयर में जो भी आपके एडजस्टमेंट्स हुए उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे. तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि जो आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हो, करेक्ट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जितना भी प्रीवियस पीरियड का आप लोगों ने ईयर्स उसमें डिस्क्लोज किया है वो सबका ईपीएस आपको रीस्टेट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा बाय कंसीडरिंग दीज एडजस्टमेंट्स. मतलब अगर करंट ईयर में बोनस हुआ है तो आपको पिछले साल का जो ईपीएस कैलकुलेट हुआ था उसको रीस्टेट करना पड़ेगा बाय कंसीडरिंग एज इफ बोनस लास्ट ईयर भी दिया था. और अगर आपने पिछले 2 साल का डेटा दिया तो पिछले 2 सालों में आपको बोनस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एंड दिस इज डन ओनली इन द कंपैरेटिव. एक्चुअल ईपीएस चेंज नहीं होता है, सिर्फ कंपैरेटिव्स में जो ईपीएस का फिगर आता है ना उसको हम चेंज करते हैं ताकि एक बेटर कंपैरिजन हो पाए, बाकी और कोई रीजन नहीं है. सो लाइक फॉर एग्जांपल आपका 2021 में, करेक्ट, 2021 में आपका नेट प्रॉफिट 2 लाख रुपया था, ठीक है, और आपके जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स थे वो 50,000 थे. तो जब आपने अपना बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया इट वाज 2 लाख ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 50,000. सो आपने अपना बेसिक ईपीएस 4 रुपया बताया, ठीक है. अब क्या हो गया सर, 21-22 में आपका नेट प्रॉफिट से मानते हैं बढ़ के 2.5 लाख रुपए हो गया, ठीक है. बट अभी क्या हुआ, आपने बोनस दिया
बोनस दिया 1:1 में, तो इसका मतलब आपने 50,000 शेयर्स बोनस दे दिया। तो अब अगर आपका वेटेड एवरेज शेयर्स निकाला जाए तो इट विल बी ओरिजिनल 50,000 शेयर्स प्लस 50,000 शेयर्स का बोनस, तो 1,00,000 शेयर आपके वेन्स हो गए। और अब आपने जब अपना बेसिक ईपीएस कैलकुलेट किया तो इट वाज 2,50,000 का नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1,00,000 शेयर्स। सो आपको आंसर कितना आ रहा है? ₹2.5 आ रहा है। तो यार करंट ईयर का ईपीएस तो बुरी तरह से गिर चुका, बट इज इट रियली कि आपने प्रॉफिटेबिलिटी अर्न नहीं किया? नहीं सर, प्रॉफिट तो हमने बहुत कमाया, बट 50,000 बोनस शेयर्स होने की वजह से हमारा ईपीएस जो है वो कम हो चुका है। तो क्या ये 4 रुपया ये ₹2.5 के साथ प्रॉपर कंपेरेबल है? नहीं सर, पैरामीटर ही गलत है। क्यों? यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 50 है, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स 1,00,000 है, तो कंपेरेबल नहीं है सर। इसके लिए स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि 2021 को रीस्टेट कर दो, मतलब जो 50,000 आपने बोनस करंट ईयर में दिया वही 50,000 शेयर पिछले साल में भी दिखा दो। सो आपको क्या करना है? यू हैव टू रीस्टेट बेसिक ईपीएस ऑफ 2021। तो 2021 को रीस्टेट करो। तो रीस्टेट करते वक्त क्या होगा आपके लिए? सर मेरा प्रॉफिट उतना ही रहेगा, 2,00,000 रुपया, बस डिनोमिनेटर में ओरिजिनल जो 50,000 शेयर थे वो तो रहेंगे ही, प्लस मुझे ये बोनस भी यहां पर कंसिडर करना पड़ेगा। सो इसका मतलब 2 रुपया मेरा ईपीएस होगा रीस्टेटेड वाला। अब उसको आप ₹2.5 से कंपेयर करो, प्रॉपर कंपेरेबल है, राइट? तो जिस तरह से आपने ये बोनस का क्वेश्चन किया है वैसे ही आपको स्प्लिटिंग करना है, वैसे ही आपको रिवर्स स्प्लिटिंग जिसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। और राइट्स में आपको थोड़ा अलग से बताऊंगा, क्योंकि राइट्स में जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन है वो भी थोड़ा बहुत बदल जाता है। बाकी रीस्टेटमेंट करने का तो तरीका वही है कि वॉट एवर हैज हैपेंड इन करंट ईयर विल बी डन इन द लास्ट ईयर ऑल्सो। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है ये, और अगर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो इट इज कंप्लीट जैकपॉट, राइट? अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से टुवर्ड्स राइट इशू। नाउ इन केस ऑफ राइट इशू व्हाट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि जो राइट इशू होता है दैट इज एट अ प्राइस विच इज ऑब्वियसली बिलो द फेयर मार्केट वैल्यू। तो सिंस आप लोग शेयर सस्ते में यहां पर इशू करते हो, देयर इज ऑलवेज अ बोनस एलिमेंट इन द राइट्स, करेक्ट? तो दिस बोनस एलिमेंट इज टू बी एडजस्टेड फॉर ऑल द पीरियड प्रायर टू राइट, बिकॉज ये बोनस जो अभी अपन ने क्या सीखा, बोनस इज अवेलेबल फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। तो लॉजिक क्या होता है कि अगर आपने 1 जुलाई को राइट शेयर्स इशू किया है फॉर एग्जांपल, तो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स ये आपका बोनस एलिमेंट आ गया। बट सर आपका तो साल 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, तो 1 अप्रैल से 30 जून ये बोनस एलिमेंट प्रेजेंट है क्या? सर नहीं है, प्रेजेंट तो नहीं है, तो इसको प्रेजेंट करवाओ। यू हैव टू ब्रिंग इन द बोनस एलिमेंट फॉर ऑल द पीरियड बिफोर द राइट, राइट? तो सर ये बोनस एलिमेंट कैसे कैलकुलेट होता है और ये बोनस एलिमेंट एडजस्ट कैसे होता है? तो सर इंस्टीट्यूट ने बोनस एलिमेंट को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज अपने को दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब भी राइट इशू होता है तो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस मींस टेक्निकली राइट इशू के बाद मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए, थियोरेटिकली ये प्राइस होना चाहिए, करेक्ट? तो इसका कैलकुलेशन कैसे होता है? इट इज फेयर वैल्यू ऑफ existing shares plus proceeds from rights divided by total number of equity shares। तो इससे आपको थियोरेटिकली एक्स राइट प्राइस मिल जाएगा। एक बार आपको एक्स राइट प्राइस मिल गया तो एक अगला स्टेप क्या होता है? यू हैव टू वर्क आउट दी बोनस एलिमेंट or you call it as the right factor, correct? Bonus element or the right factor, which is nothing but fair value of existing share divided by it is fair value of shares prior to right। तो राइट के जस्ट पहले आपका जो मार्केट प्राइस है वो डिवाइडेड बाय द थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस जो आपने अभी कैलकुलेट किया।
तो यहाँ पे आपको एक बोनस एलिमेंट मिलेगा विच वुड बी लाइक अराउंड 1.04 या 1.05। तो लॉजिकली ये 1 के आगे जो 0.04 या 0.05 है ना, दिस इज योर बोनस एलिमेंट। मतलब इसका मतलब ऐसा हो गया कि पहले जो आपको 100 रुपया अर्न करने को एक शेयर इशू करना पड़ता था, आज वही 100 रुपया अर्न करने के लिए आपको 1.05 शेयर इशू करना पड़ता है। मतलब आपको 0.05 ज्यादा शेयर देना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्राइसेस दैट हैव बिकम चीपर इन द मार्केट। तो मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था, जब आप कोई चीज महंगा बेचते हो तो आपको प्रोडक्ट कम बेचना पड़ता है। मतलब एक प्रोडक्ट बेच के आपको 100 रुपया मिल जाता है, बट अभी एक प्रोडक्ट बेच के 100 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट का प्राइस ही कम हो गया है। तो आपको अभी वही 100 रुपया कमाने के लिए 1.05 प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो 0.05 है ना, ये आपका बोनस एलिमेंट है। एंड दिस बोनस एलिमेंट शुड बी एडजस्टेड फॉर ऑल द पीरियड बिफोर द राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बोनस आपने आपने 1 जुलाई को इशू किया है, तो इसका मतलब ये जो आपके शेयर 1 के 1.05 है ना, वो 1 जुलाई से हो गए। तो उसके पहले के तो शेयर 1 ही है, तो उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। So what you have to do is you have to multiply with this 1.05 for the period before the right. तो before the right period is what? अप्रैल, मई, जून। तो वो 3 महीने में आपको इसका एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, उसके बाद दिखाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? और जब आप लोग रिस्टेटेड ईपीएस निकालोगे, पिछले साल का ईपीएस जब आप कैलकुलेट करोगे, तभी तो आपको ये करना ही पड़ेगा। तो मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, विच विल गिव यू अ मच क्लियर आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 इज 11 लाख एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 इज 15 लाख रुपीस। करेक्ट? नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्रायर टू द राइट इशू आर 5 लाख शेयर्स एंड राइट इशू प्राइस इज 15 रुपीज। तो आपके पास टोटल 5 लाख शेयर है और आप 15 रुपए में एक शेयर इशू कर रहे हो राइट्स के। लास्ट डेट टू एक्सरसाइज द राइट ऑप्शन इज 1 मार्च 2017। तो सबसे पहले तो सर ये जो ईयर दिया हुआ है, ये फाइनेंशियल ईयर का क्वेश्चन नहीं है, ये कैलेंडर ईयर का क्वेश्चन है। करेक्ट? और आपके राइट इशू हो रहे हैं 1 मार्च 2017 से। तो इसका मतलब राइट के पहले का पीरियड सिर्फ जैन और फेब है। तो आपको यही 2 महीने में राइट फैक्टर को एडजस्ट करने को आएगा। राइट इशू इज 1 न्यू शेयर फॉर ईच 5 आउटस्टैंडिंग, दैट इज 1 लाख शेयर्स आप राइट में इशू कर रहे हो। फेयर वैल्यू ऑफ 1 equity share immediately prior to the exercise of right on 1st March was 21 rupees. तो 21 rupees is the fair value before the right, मतलब this is nothing but your come right price. Compute the basic EPS for 16-17 and also calculate the restated EPS. तो restate क्यों करना है? क्योंकि करंट ईयर में राइट हुआ है। तो अगर करंट ईयर में राइट हुआ है तो इसका मतलब आपको पिछले साल का जो EPS है उसको रीस्टेट करना पड़ेगा। करेक्ट? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर 2016 इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, विच इज वेरी इजी। तो 2016 में तो सिंपल है सर, 11 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है। करेक्ट? सो अगर मैं 2016 की बात करूं, सोल्यूशन है। तो अगर मैं 2016 की बात करूं तो आपका नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 लाख और आपके वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स दिए हुए 5 लाख। सो अगर आप बेसिक ईपीएस वर्कआउट करते हैं, सो इट विल बी 11 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 lakhs, सो दैट इज इक्वल टू रुपीज 2.2 पर शेयर। ठीक है? बट जैसे ही आप 2017 में आओगे तो देयर इज अ बोनस एलिमेंट इन द राइट, तो आप लोग डायरेक्टली ईपीएस नहीं निकाल सकते। सो आपका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज गिवन एट 15 लाख रुपीस। करेक्ट? 15 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है आपका। करेक्ट? और आप लोग ने 1 लाख राइट शेयर्स दिए हुए। तो सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा थियोरेटिकल एक्स राइट प्राइस। अब जो फॉर्मूला अपन ने बनाया था फेयर वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग शेयर्स, तो एग्जिस्टिंग आपके पास 5 लाख शेयर्स है, उसकी फेयर वैल्यू 21 है, प्लस राइट्स प्रोसीड्स फ्रॉम राइट, तो 1 लाख शेयर्स पे आपको 15 रुपया मिला है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर राइट्स इज ऑब्वियसली 6 lakhs. So this is 1 crore 5 and 15, 1 crore 20 lakh divided by 6 lakh shares, तो आपका एक्स राइट प्राइस 20 रुपीज आ रहा है। एक्स राइट प्राइस इज 20 रुपीज
करेक्ट। अब हम निकालेंगे बोनस एलिमेंट which is fair value 21 before the right divided by x right price 20 exactly 1.05 का आपको यहाँ पर आ रहा है बोनस एलिमेंट। तो ये जो 0.05 है ये आपका बोनस एलिमेंट है, करेक्ट। तो इसके बेसिस पर पहले अपन अपना वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे और ये आपका मेन इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट्स के पहले आपके पास 5 लाख शेयर्स है, ठीक है। क्या इसमें बोनस शेयर्स इंक्लूडेड है? क्या इसमें बोनस एलिमेंट है? नहीं सर, बोनस एलिमेंट आया तो 1 मार्च से, तो जनवरी और फरवरी 2 महीना तो बोनस एलिमेंट है ही नहीं, करेक्ट। तो आपको वो बोनस एलिमेंट यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाई दिस विथ 1.05 इंटू 2/12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द बोनस एलिमेंट फॉर ओनली द पीरियड बिफोर द राइट, क्योंकि राइट्स के बाद आपके ये 5 लाख शेयर तो बराबर है, बट जो 1 लाख शेयर्स राइट्स में आए हैं ना, उसके अंदर बोनस एलिमेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अलग से फिर आपको 1.05 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंड इसको सिर्फ आप 10/12 से मल्टीप्लाई कीजिए फॉर द पीरियड आफ्टर द राइट। सो 5 लाख इंटू 1.05 इंटू 2/12, so this is 87,500 shares and these are 5 lakh shares. So 5,87,500 is your weighted average number of shares. बस एक बार weighted average number of shares आ गया, बस बात खत्म। You have to go for your basic EPS। 15 लाख का नेट प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 587,500। 15 लाख डिवाइडेड बाय 587,500, सो इट इज 2.55 का बेसिक ईपीएस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस फॉर 2016, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जो राइट फैक्टर है, जो बोनस एलिमेंट है, दैट हैज टू बी एडजस्टेड इन द लास्ट ईयर, बस उतना ही चेंज करना है आपको। तो आपका जो बेसिक ईपीएस रीस्टेटेड वाला कैलकुलेट होगा, आपका प्रॉफिट 11 लाख वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, करेक्ट। अब आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास 5 लाख ओरिजिनली शेयर्स थे, बस इसको मल्टीप्लाई करो 1.05 से, और पूरा साल अवेलेबल था तो 12/12 करके मतलब ही नहीं है। सो इट विल बी 11 लाख डिवाइडेड बाय 5,25,000 शेयर्स, 2.1 आपका रिस्टेटेड ईपीएस आ रहा है। सो बस ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट आपको करना है। तो दिस इज प्योरली फॉर्मूला बेस्ड, मतलब इट विल हार्डली टेक 4 to 5 minutes फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन एग्जाम, राइट। तो चलिए विद दिस वी कंक्लूड द बेसिक ईपीएस पार्ट, और उसके अंदर हमने एक रीस्टेटमेंट ऑफ ईपीएस का भी पार्ट कंप्लीट किया है। अब ये जो रीस्टेटमेंट ऑफ ईपीएस है, ये सिर्फ बेसिक ईपीएस के लिए नहीं, ये डाइल्यूटेड के लिए भी करना पड़ता है। बस फर्क ये है कि इंटर लेवल पे ये लोग ने कभी रीस्टेटेड ईपीएस डाइल्यूटेड ईपीएस पे पूछा नहीं, अगर पूछा है तो भी वो सेम तरीके से ही होता है। सो मेजरली इसका रीस्टेटमेंट का जो क्वेश्चन है वो बेसिक ईपीएस पर ही पूछा गया है, बट ये जो कंसेप्ट है वो दोनों पे अप्लाई होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स डाइल्यूटेड ईपीएस, राइट। तो एग्जैक्टली सर डाइल्यूटेड ईपीएस कब होता है? डाइल्यूटेड ईपीएस आपको कैलकुलेट करना होता है इफ प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का प्रेजेंस है तो ही आपको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नाउ यू मे बी वंडरिंग सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कौन है? सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब दीज आर कन्वर्टेबल डेट एंड प्रेफरेंस, मतलब एज ऑन टुडे दीज आर नॉट इक्विटी शेयर्स, बट फ्यूचर में ये इक्विटी शेयर्स बनने का पूरा पोटेंशियल रखते हैं। सो कन्वर्टेबल डेट, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, शेयर ऑप्शंस and warrants, contingent shares, these are all examples of potential equity shares, correct। तो अगर आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में ये 5 में से कोई भी एक आइटम अवेलेबल है, या फिर 5 में से 2-3 आइटम्स भी हो सकते हैं, करेक्ट, तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करना है। अगर ये 5 में से आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में एक भी आइटम नहीं है तो आपको पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने की जरूरत, तो आपको डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका ईपीएस कम होने वाला नहीं है। तो अभी आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्या होने वाला है सर कि कल को जब ये एक्चुअल में इक्विटी शेयर्स बनेंगे, राइट, तो फिर वही प्रॉब्लम होगा सर, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ जाएंगे बट कंपनी को कैपिटल नहीं आएगा।
मतलब देखो, जब आप डिबेंचर्स या प्रेफरेंस को कन्वर्ट करोगे इक्विटी में, तो नंबर ऑफ शेयर्स में तो चेंजेस होगा, फंड किधर आया? फंड नहीं आया सर। बट ऑप्शंस और वारंट्स में तो फंड आएगा ना, फंड आएगा बट सेम राइट इशू जैसा, थोड़ा फंड आएगा क्योंकि आप सस्ते में शेयर इशू करोगे, अपने एम्प्लॉइज को ऑप्शन सस्ते में दोगे, राइट? वारंट्स आप सस्ते में इशू करोगे, तो उसमें आपको कम मतलब ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स जाएंगे और पैसा कम मिलेगा। तो ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स जाने की वजह से अगेन देयर इज अ बोनस एलिमेंट, करेक्ट? तो आपको क्या कंसीडर करना है कि जब आप लोग ये आइटम्स को इशू करते हो तो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में पोटेंशियल शेयर्स आ जाता है जो आगे जाकर आपके ईपीएस को कम करेगा, करेक्ट? तो सिंस ये लोग आगे जाकर आपके ईपीएस को कम करने वाले हैं, तो टू व्हाट एक्सटेंट वो लोग कम कर सकते हैं उसका आपको प्रेजेंटेशन अभी देना है। मतलब आपको क्या करना है, आपके अभी का जो बेसिक ईपीएस है ना, उसमें ये पोटेंशियल शेयर्स को एडजस्ट करना है आपको, और आपको शो करना है कि कितने हद तक आपका करंट बेसिक ईपीएस गिरेगा। उससे शेयर होल्डर अंदाजा लगा लेगा कि फ्यूचर में इसका और कितना इंपैक्ट पड़ेगा करके। तो बेसिक डाइल्यूटेड ईपीएस इज नथिंग बट शोइंग अ रिडक्शन इन द बेसिक ईपीएस ऑफ द एंटरप्राइज। तो आपका जो बेसिक ईपीएस है उसमें कैसे ईपीएस डाइल्यूट होगा, उसका इफेक्ट हम लोग डाइल्यूटेड ईपीएस में बताने की कोशिश करते हैं। तो सर अगर ये अवेलेबल है तो ही कैलकुलेट होगा? यस। तो सर ये कैसे होता है कैलकुलेट? तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है सर, जो बेसिक ईपीएस को कंसीडर करके डिराइव किया गया है। तो डाइल्यूटेड ईपीएस इज एडजस्टेड नेट प्रॉफिट available for equity shareholders divided by weighted average number of equity shares including potential equity shares। सो इसमें ये जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है, तो इसमें क्या एडजस्टमेंट अपने को बेसिकली करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा सर। देखिए, डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या है कि आपको अभी अपने बेसिक ईपीएस में इन पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का इफेक्ट दिखाना है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये मान के चलता हूं, आई एम गोइंग टू डीम द थिंग्स नाउ, मैं ये अज्यूम करने वाला हूं कि मेरे जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं, या फिर मेरे प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अगर ये लोग इक्विटी में कन्वर्ट हो चुके हैं तो कहना इसे मुझे अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर देने की जरूरत नहीं है, या फिर मुझे प्रेफरेंस डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है। बट जो मेरा नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है वो तो इन सबको माइनस करने के बाद आया ना, तो मुझे इनको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा, करेक्ट? दैट इज द एडजस्टमेंट दैट आई हैव टू शो। तो सिंपल कॉमन सेंस क्या है कि जब मैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं, करेक्ट, जब मैं एडजस्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं, समझो विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्टिबल डेट। अगर कन्वर्टिबल डेट का क्वेश्चन है तो क्या करना है मेरे को? सर मेरे पास एनपी अवेलेबल है, एनपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस इसमें मुझे ऐड बैक करना होता है इंटरेस्ट ऑन डेट जो मैंने अभी सेव किया है। बट एक बात आपको सबको पता है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को सेव करते हो तो सामने आपका टैक्स भी लॉस्ट होता है। सो इट इज टैक्स लॉस्ट ऑन इंटरेस्ट सेव्ड, करेक्ट, वो माइनस कर दो। सो फाइनली जो बच गया, दिस इज योर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। और यही तरीके से यू हैव टू डू इट फॉर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस ऑल्सो, करेक्ट? अब कन्वर्टेबल प्रेफरेंस में आपको क्या समझना है, यू जस्ट हैव टू ऐड बैक द डिविडेंड, क्योंकि इसमें तो कोई आपका टैक्स सेविंग होने वाला नहीं है, करेक्ट? तो एनपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और इसमें आपको सिर्फ क्या ऐड बैक कर देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो आपने अभी सेव किया है, बस दैट्स इट। दिस इज योर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, करेक्ट? तो इस तरह से आपको आपका न्यूमरेटर एडजस्टेड नेट प्रॉफिट वर्कआउट करना है। अब ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल्स की बात करूं, तो सर एक बात आप समझ के चलो कि इन केस of convertible debt and preference shares, all the equity shares issuable on conversion are potential,
मतलब आप जितने भी इक्विटी शेयर्स इशू करने वाले हो वो सभी के सभी पोटेंशियल शेयर्स है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल आपने बोला है कि सर मेरे पास 1 लाख डिबेंचर है और कन्वर्जन पे मैं उनको एक डिबेंचर को 3 इक्विटी शेयर दूंगा, तो 1 लाख इंटू 3 लाख इक्विटी शेयर्स आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, सारे के सारे आर पोटेंशियल, करेक्ट। एंड यू विल कंसिडर वेटेड एवरेज फॉर देम। तो वेटेड एवरेज उसका कब से पकड़ने का, यू विल अप्लाई द सेम पीरियड फॉर विच द डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स वर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। मतलब अगर आपके डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर में 9 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे, करेक्ट, मतलब अगर आपके डिबेंचर्स करंट ईयर में 9 मंथ्स के लिए आउटस्टैंडिंग है तो उसके पोटेंशियल शेयर्स भी आपको 9/12 करना पड़ेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर्स करंट ईयर में 6 मंथ्स आउटस्टैंडिंग है तो उसका पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के लिए भी आपको 6/12 करना पड़ेगा। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होता है यहां पर। देन इन केस ऑफ ऑप्शंस एंड वारंट्स, ऑप्शंस एंड वारंट्स के केस में कॉमा ओनली द बोनस एलिमेंट शेयर्स आर पोटेंशियल। मतलब जितना बोनस एलिमेंट शेयर्स है वही पोटेंशियल है, क्योंकि बाकी के तो पैसे आपको मिल रहे हैं। तो सर ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि अगर आपने शेयर्स फेयर वैल्यू पर इशू किया होता तो आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स देने पड़ते, वो आप पहले कैलकुलेट कर लो। एंड देन यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स दैट यू आर इशूइंग नाउ एंड द शेयर्स दैट यू वुड हैव इशूड एट फेयर वैल्यू। दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका बोनस एलिमेंट शेयर्स है। तो अगर आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा शेयर्स इफ इशूड एट फेयर वैल्यू, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है प्रोसीड्स फ्रॉम ऑप्शंस, मतलब ऑप्शन से आपको टोटल कितना पैसा मिल रहा है डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू पर शेयर। सो इससे आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे जो आप लोग अगर फेयर वैल्यू पे इशू करते तो कितने शेयर्स देने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स दैट विल बी इक्वल टू शेयर्स issued under options minus shares issued at fair value। आपको आंसर मिल जाएगा आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है सर, ऑप्शंस और वारंट्स के केस में आपने जो बेस्ट पार्ट क्या है पता है, ऑप्शंस एंड वारंट्स में आपका जो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट है दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द अवेलेबल नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, ना आप कोई इंटरेस्ट सेव कर रहे हो और ना ही कोई डिविडेंड सेव कर रहे हो, तो इसमें आपका कोई एडजस्टमेंट बैठता भी नहीं है, करेक्ट। खाली इसमें आपको ये वाला जो कैलकुलेशन है ये आपको थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ पर समझना है, करेक्ट, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लोग गो थ्रू करते हैं जहां पे हम लोग ऑप्शंस के केस में वी विल जस्ट हैव अ लुक एट। सो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 इज 12 लाख रुपीस, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर 2017 आर 5 लाख शेयर्स एंड एवरेज फेयर वैल्यू ऑफ 1 इक्विटी शेयर ड्यूरिंग द ईयर 20 रुपए, मतलब एवरेज 20 रुपए में आपका एक शेयर पूरे साल बिकता था। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स अंडर ऑप्शंस ड्यूरिंग द ईयर 2017, तो ऑप्शंस के नाम पे आपने 1 लाख शेयर्स इशू किया है। एक्सरसाइज प्राइस फॉर शेयर्स अंडर द ऑप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2017 इज 15 रुपया, 15 रुपए में आपने एक शेयर इशू किया है अंडर, 15 रुपए में आप एक शेयर इशू करने वाले हो अंडर ऑप्शन, मतलब लगभग आप यहाँ पे 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो एज कंपेयर टू द फेयर वैल्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बेसिक एंड द डाइल्यूटेड ईपीएस, करेक्ट। तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने बोला है। तो सर सबसे पहले तो आपको समझना है कि सिंस दिस इज अ क्वेश्चन वेयर यू हैव ऑप्शंस, तो यहाँ पर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है, तो बेसिक ईपीएस निकलेगा, तो डाइल्यूटेड ईपीएस निकलेगा, करेक्ट। सो फर्स्टली हम लोग जाते हैं बेसिक ईपीएस के तरफ, करेक्ट। 12 लाख रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो 2 रुपया 40 पैसा आपका बेसिक ईपीएस है, तो इसमें कोई मसला है ही नहीं। अब सर डाइल्यूटेड ईपीएस में आपको थोड़ा ध्यान देना है। सर डाइल्यूटेड ईपीएस के केस में
व्हाट यू गाइस हैव टू अंडरस्टैंड कि आप 15 रुपए में एक शेयर इशू कर रहे हो और आप टोटल 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हो, बट 1 लाख के 1 लाख यहाँ पर पोटेंशियल शेयर्स नहीं है। ऑल द 1 लाख शेयर्स आर नॉट पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ शेयर्स का पैसा मिल रहा है और बाकी के बोनस शेयर्स है। तो जो बोनस एलिमेंट शेयर्स है ना, उसी को पोटेंशियल माना जाता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले कैलकुलेट करना है कि अगर आपने ये सभी शेयर्स फेयर वैल्यू 20 रुपए पे इशू किए होते तो आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ते। सो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे शेयर्स इफ issued at फेयर वैल्यू। अगर आप फेयर वैल्यू पे इशू करते हैं तो क्या होता सर, देखिए प्रोसीड्स फ्रॉम ऑप्शंस कितना सर, 1 लाख शेयर्स हम लोग ने इशू किया 15 रुपए के भाव पे, ठीक है। तो अपने को 15 लाख रुपया मिल सकता है जब एम्प्लॉयज अपने ऑप्शंस एक्सरसाइज करेंगे। बट वही अगर आपने 20 रुपए में 15 लाख रुपया कलेक्ट करना था 20-20 रुपए के एक शेयर के हिसाब से, तो आपको सिर्फ 75,000 शेयर्स देने पड़ते हैं, बराबर है। तो इसका मतलब ऊपर के जो शेयर्स आपने इशू किए ना, वो आपके लिए कोई कैपिटल जनरेट ही नहीं कर रहा है। मतलब 20 रुपए के हिसाब से 15 लाख कलेक्ट करने के लिए 75,000 शेयर्स बहुत होते हैं। बट आपने कितने शेयर्स दिए सर? मैंने तो दिए 1 लाख शेयर्स, तो इसका मतलब 25,000 शेयर्स आपने एक्स्ट्रा दिया है। सो दीस 25,000 शेयर्स विल बी कंसिडर्ड एज पोटेंशियल। सो देयरफॉर पोटेंशियल इक्विटी शेयर विल बी 1 लाख शेयर्स यू आर गोइंग टू इशू, बट अगर आप फेयर वैल्यू पे इशू करते हैं तो ओनली 75,000 शेयर्स वुड हैव बीन इनफ। सो इट मींस 25,000 शेयर्स आर पोटेंशियल, 25,000 शेयर्स आर पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, करेक्ट। नाउ एडजस्टेड नेट प्रॉफिट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि यहां पर कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है। तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू एनपी फॉर इक्विटी शेयर होल्डर विच इज इक्वल टू 12 lakhs, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। सो देयरफॉर the diluted EPS will be equal to 12 lakhs divided by 5 lakh original gains plus potential shares 25,000, जो आगे कन्वर्जन पे 25,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ जाएंगे। सो इट इज 12 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख 25,000 शेयर्स। आपका डाइल्यूटेड ईपीएस आ रहा है 2.29। सो आपका बेसिक ईपीएस आप देख सकते हैं 2.4 है और डाइल्यूटेड ईपीएस है 2.9। तो जो डाइल्यूटेड ईपीएस है वो बेसिक से कम ही आता है। बट सर अगर डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक से ज्यादा आया तो सर ये डाइल्यूटेड नहीं है, एंटी डाइल्यूटिव है। तो सच एंटी डाइल्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ डाइल्यूटेड ईपीएस। मतलब बोलने का बात इतना है सर कि अगर किसी पोटेंशियल इक्विटी शेयर की वजह से आपका जो ईपीएस है वो कम नहीं हो रहा है, वो ईपीएस बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है कि द पोटेंशियल शेयर्स एज अ एंटी डाइल्यूटिव इफेक्ट ऑन द बेसिक ईपीएस। तो अगर उसका एंटी डाइल्यूटिव इफेक्ट है तो यहां पर उस पोटेंशियल इक्विटी शेयर को कंसीडर करके डाइल्यूटेड ईपीएस वर्कआउट नहीं होगा। और अगर वो एक ही अकेला पोटेंशियल शेयर है आपके पास तो आपका कोई डाइल्यूटेड ईपीएस नहीं है, आपका ईपीएस उल्टा बढ़ रहा है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हो, राइट। कैलकुलेशन फॉर दी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस काफी इजी है। सो इसका मैं क्वेश्चन अलग से नहीं करवा रहा हूं, बट जो ऑप्शंस वाला है वो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, सो उसका एक क्वेश्चन हम लोग ने अलग से सॉल्व कर लिया। सो दिस इज इट विथ रिस्पेक्ट टू योर अर्निंग्स पर शेयर का मैराथन रिवीजन। सो वील पुट अ फुल स्टॉप टू द टॉपिक ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच।